हाँ तो मित्रों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ये पर्टिकुलर जो आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये अभी हमारा जूनियर हाई स्कूल लेवल तक का रहेगा। तो हम अभी इसमें देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर जो कि पहले भी आप जानते हैं, नंबर्स यानी वही 1 2 3 4 5, ये होते हैं आपके नंबर्स। अब इनकी क्या प्रकृति है, क्या इनके गुणधर्म है, ये सारी चीजें हम इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। तो इन नंबर्स को अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मुख्यतः हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो होता है वो आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि वो संख्याएं जिनको आप गिनने के लिए यूज करते हो, जहां से आप गिनती शुरू करते हो सरल भाषा में अगर हम कहें तो। उदाहरण के लिए जब हम गिनना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं 1, फिर कहते हैं 2, फिर कहते हैं 3, फिर 4। ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। यानी प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये होगा आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या वो संख्या है जो आप शुरू में, गिनती के शुरू में ही जिन्हें आप यूज करते हो, जिनसे आप गिनने का काम शुरू करते हो, वहीं से शुरू हो जाते हैं। यानी 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, अगर हम यही गिनती 0 से शुरू करें तो 0 1 2 और ये इन्फिनिटी तक जाएगी। अब अगर प्राकृत संख्या में सिर्फ हम 0 ऐड कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। अर्थात प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। एक अलग परिभाषा भी अगर हम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि 0 और 0 के अलावा ये पार्ट है हमारा, ये सारा का सारा आपका प्राकृत संख्या है। यानी प्राकृत संख्या में अगर हमने 0 और ले लिया तो ये आपकी पूर्ण संख्याओं का एक समूह बना देती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ये दोनों ही संख्याएं हैं, सिर्फ हमने एक मतलब 2 भागों में इनको बांट रखा है अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जब हम प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो हम कोई भी काउंटिंग या किसी भी संख्या को आप यूं समझ लीजिए कि 1 से शुरू करेंगे। जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो हम उसी चीज को 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 और ये आपका 1 2 3 4। अब हम जब आगे आते हैं तो जैसा कि अभी तक आपने थोड़ी सी बेसिक चीजों में पढ़ा होगा कि यहाँ जब 0 से शुरू करते हैं तो 0 के बाद हम 1 पे जाते हैं, 2 पे जाते हैं। इसके अलावा कुछ आपके माइनस में भी होती है संख्याएं, -1 -2 -3 जो आप देखते हैं, जो कि 0 से कम होती है या 0 से पहले होती है। अगर मैं कहूँ, जब आप संख्या रेखा देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जब हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो ये संख्या रेखा पे 0 आपका बीच में होता है, इधर की साइड आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर की साइड आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अर्थात ये 0 के बाद आपका 1 2 होता है, लेकिन 0 के पहले भी हम इमेजिन करके चलते हैं कि कुछ संख्याएं होंगी और वो सारी संख्याएं माइनस में होती हैं। तो इन संख्याओं का पूरा ही समूह अगर हम ले लें, ये सारी संख्याएं ले लें, ये अर्थात 0 और 0 के पहले की भी संख्याएं, अर्थात सभी ऋणात्मक संख्याएं प्लस 0 प्लस धनात्मक संख्या है। या हम ये कहें कि सभी ऋणात्मक संख्याएं प्लस इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये आपका हो जाता है पूर्ण संख्या। यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं अगर मिला दी जाए तो ये जो एक समूह बनता है, ये पूर्णांक का समूह कहलाता है। अर्थात 0 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या में जाएंगी, 1 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या में जाएंगी। अगर हम इसी पूर्ण संख्याओं को के पहले ऋणात्मक संख्याएं भी ले लें और उसका एक समूह बनाएं तो ये सारा का सारा पूर्णांक कहलाएगा। अर्थात जैसे हमने यहाँ एक परिभाषा निकाली कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके अलावा पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं ऐड हो जाती हैं। अब जब हम आगे की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बाद कुछ संख्याएं आपने इस तरह की भी देखी होंगी। ये संख्याएं
आपका भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती है, या ये एक प्रकार के भिन्न होते हैं। तो जब हम इन सभी प्रकार की संख्याओं की बात हम यहाँ करते हैं, जब हम कहते हैं कि सभी पूर्णांकों में अगर भिन्न भी जोड़ दें, भिन्न में मतलब हमारा ये रहेगा कि ये p/q के रूप में होना चाहिए, जहां कभी भी q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात ये आपका जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक समूह बनता है वो परिमेय संख्याओं का समूह कहलाता है। अर्थात सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, इसके साथ साथ भिन्नात्मक संख्याएं जो हैं वो भी आपकी परिमेय संख्याएं होती है। जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा इसकी आती है कि कोई भी संख्या जो कि p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे q 0 के बराबर ना हो, अर्थात कोई भी संख्या जो एक भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हो, जिसका हर कभी भी 0 ना हो, वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक, क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या की बात करते हैं, अगर हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो हम अपने इस परिमेय संख्या की परिभाषा की बात अगर करते हैं, तो परिमेय संख्या की परिभाषा के शब्दों पे हम ध्यान दें तो ये परिभाषा ये कहती है कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, अर्थात एक भिन्न के रूप में लिखी जा सके ना कि लिखी हुई हो। दो चीजें हैं, या तो एक हो गई कि भाई लिखी हुई हो, तो वो दूसरी चीज हो गई, लेकिन इसमें में साफ साफ कहा जाता है कि कोई भी संख्या जो लिखी जा सके, नहीं भी लिखी हुई है अगर, फिर भी अगर कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि ये उस रूप में लिखी जा सकती है, तो ये ऑब्वियसली परिमेय संख्या होगी। अब हम चेक करेंगे 2, हमने सिर्फ 2 लिखा, तो क्या हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं। इन दोनों का जो मान होगा वो समान होगा, दोनों ही सेम चीज है, यानी 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हो, इसलिए 2 हमेशा ही क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात कोई भी पूर्णांक या तो वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या आपका 0 हो, ये सारे आपके परिमेय संख्या में आएंगे। परिमेय संख्या अर्थात ये p/q 2/1 में लिख लिया आपने, यहाँ पे 1 है, ये 0 नहीं है, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात अगर हम एक बार और समराइज करें चीजों को, तो समराइज करने का तरीका आपका हो गया, पहले हो गया प्राकृत संख्या। याद करने के लिए जो हमारे तरीके अपनाए थे, हम आपको सिंपल सरल भाषा में समझाएं, तो प्राकृत संख्याएं वो होंगी कि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और आप गिनना शुरू करते हो, किसी भी चीज को गिनना शुरू करते हो, तो आप कहाँ से गिनना शुरू करते हो? अगर आप उन्हीं चीजों की बात करें तो ये प्राकृत संख्याएं होंगी। अगर मैं आपको 10 पेन्स दूं, तो आप जो इनकी गिनती शुरू करते हो वो 1 से शुरू करते हो, 1 से 10 तक जाते हो। अगर ये 50 हो तो 50 तक जाते हो, अगर ये 100 हो तो 100 तक जाते हैं, अगर ये 1000 है तो हम 1000 तक जाते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या का मतलब ये है कि हम 1 से शुरू करते हैं, अनंत तक जाते हैं। ये गिनती में ली जाने वाली संख्याएं होती हैं, सरल भाषा में हम कहें तो ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें एक चीज और भूल रहे हैं कि गिनती को पूरी करने के लिए हमें यहाँ कहीं ना कहीं बीच में 0 का उपयोग जरूर कर रहे होंगे। तो 0 से जब हम शुरू करते हैं इसको 0, 1, 2, 3 ऐसा कहते हैं, तो हम पूर्ण संख्या की बात कर रहे होते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या में अगर हम इसी प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दें, 0 से इसको शुरू करें, तो वो एक पूर्ण संख्याओं का समूह माना जाएगा। इसके बाद हम पूर्णांक की बात करते हैं, तो ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, वो पूर्णांक मानी जाएगी, लेकिन वो संख्या अगर भिन्नात्मक हो, भिन्न हो, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक, जैसे हमने यहाँ देखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, ये पीछे भी बहुत कुछ होगा। तो ये एक जो समूह बन रहा है वो पूर्णांकों का है, लेकिन पूर्णांकों के समूह में हमें जो ध्यान में रखने वाली बात रखनी है वो ये रखनी है कि ये भिन्न नहीं होते। अर्थात जब हम पूर्णांक की बात करेंगे तो एक पूर्ण अंक लिखेंगे, उसको कभी भी भिन्न में फ्रिक्शन में नहीं लिखाएंगे। पूर्णांक और भिन्न दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। पूर्णांक को उसके कहने का अगर हम इसका मतलब भी निकालें तो पूर्णांक का मतलब होगा पूर्ण अंक। अर्थात जब हम ऐसे कुछ 1/2, 4/8, ये ऐसा 9/8 ऐसा कुछ भी लिखते हैं, तो ये हम एक पूर्ण संख्या न दे करके एक भिन्न देते हैं कि एक पूरा नहीं, एक
में 2 हिस्से, 4 पूरा नहीं, 4 में 8 हिस्से, ये आपका कभी भी पूर्णांक नहीं माना जाता, बल्कि हम इन्हीं संख्याओं को जब पूर्णांक में जोड़ देते हैं, जब भिन्नात्मक संख्याओं को पूर्णांक में जोड़ देते हैं, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि हमारा मेन फोकस जो आज का था वो इन्हीं परिमेय संख्याओं पे था, लेकिन बिना इन तीनों को समझे इसको समझने में हमें मुश्किल हो जाती, इसलिए हमने पहले इन तीनों को समझा। अब आपके दिमाग में जो याद करने की चीज रहनी है वो सिर्फ ये रहना है कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की सर्वविदित परिभाषा जो है वो ये है कि कोई भी संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो लेकिन उसका हर 0 ना हो, उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्याओं के समूह में आपका पूर्णांक भिन्न दोनों ही आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे इन 4 प्रकार की जो संख्याएं हमने देखी, इनके जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, गुणधर्म हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे लिए जो बेसिक चीज़ें जो हमें हमेशा ही याद रखनी होती हैं, या जो हमारे बहुत काम की चीज़ें होती हैं, जिनसे हमारा बेसिक बिल्डअप होता है, वो होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे संवर्ग नियम। इसके बाद एक आता है आपका क्रम विनिमय नियम। इसके बाद आता है आपका तीसरा, इसको हम कहते हैं साचर नियम। ये आपके कुछ नियम होते हैं जो संख्याओं पे लागू होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले संवर्ग नियम या समृद्ध नियम के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी किताबों की जब आप बात करते हैं तो हम संवर्ग नियम की बात करते हैं, तो संवर्ग नियम हम ऐसे अगर सिर्फ इसको का मतलब समझे बिना सिर्फ इसको रटने की कोशिश करें तो ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठती। तो हम जो भी स्टडी करेंगे आज से या जो भी पढ़ेंगे, हम इस तरह से पढ़ेंगे कि उसको रटना ना पड़े, बल्कि वो हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए। कुछ ऐसा बना के दूंगा मैं आपको। तो जब हम संवर्ग नियम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संवर्ग नियम है क्या। संवर्ग नियम का मतलब है कि अगर आपने किसी एक इन चारों कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी की संख्या ली और उसमें उसी कैटेगरी की दूसरी संख्या ली, तो इनका योग अगर मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा आता है जो कि इसी प्रकार की संख्या है। अर्थात एक उदाहरण के लिए मैं अगर लेता हूँ 1 और 2 को जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 3। आपने 2 संख्याएं ली, दोनों को जोड़ा, और अगर जोड़ने पे ये जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है, ये संख्या इसी समूह की संख्या है। इसी समूह से मेरा मतलब है कि ये अगर मैं कहूँ तो ये प्राकृत संख्या है, 1 और 2 दोनों प्राकृत संख्या है। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तीसरी संख्या प्राप्त होती है 3। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि 3 भी आपकी प्राकृत संख्या है। अर्थात हम ये देखते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या है। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये संवर्ग नियम है, संवर्ग नियम का पालन कर रही है, संवर्ग नियम लागू है। अर्थात संवर्ग नियम का मतलब ये हो गया कि हमारी जो कम्युनिटी है हम उससे बाहर नहीं जा रहे। इन मतलब अगर और सरल करेंगे आप तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, यानी कि 2 प्राकृत संख्या है, यानी कि दोनों ही संख्याएं प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं का योग भी एक तीसरा प्राकृत संख्या आया। यानी आपने इसमें अगर कोई संक्रिया की, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाव हो, या कोई भी संक्रिया की, और अगर वो तीसरी संख्या जो आपको प्राप्त होती है उस संक्रिया के पश्चात, वो संख्या भी आपके इन्हीं संख्या के समूह से होती है, तो हम ये मानते हैं कि ये एक संवर्ग नियम का पालन कर रही है। अर्थात संवर्ग का मतलब हुआ समृद्ध। समृद्ध का मतलब हुआ कि कोई आपने संक्रिया की, वो संक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त हुई जो संख्या थी वो अपने इस कम्युनिटी यानी इस समूह से बाहर नहीं गई। अर्थात ऐसा नहीं हुआ कि आपने 2 संख्याओं को जोड़ा और ये 2 पूर्ण संख्याएं थी, और अगर ये जो जोड़ आया वो आपका एक प्राकृत संख्या आ गया या एक परिमेय संख्या आ गया या ऐसा कुछ भी हो गया, पूर्ण और प्राकृत तो खैर मैच कर देंगे। तो अगर ये कोई मतलब तीसरी किसी दूसरी कम्युनिटी में चला गया तो हम कहेंगे कि यहाँ संवर्ग नियम नहीं बैठता। अर्थात संवर्ग नियम का मतलब ये है कि हम ये जो संख्याएं हैं
इन पे संक्रिया करते हैं तो उस संक्रिया के पश्चात ये संख्याएं अपना समूह नहीं छोड़ती, अपनी कम्युनिटी नहीं छोड़ती। अर्थात अगर ये दोनों प्राकृत संख्या है तो तीसरी यहाँ प्राकृत प्राप्त होती है, अगर ये पूर्ण संख्या है तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अगर यहाँ हमने दो परिमेय संख्या लिया तो यहाँ भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ संवरक नियम लागू है। संवरक नियम अर्थात ये क्या करती हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपको समझने के लिए मैं सिंपली लिख देता हूँ इन कम्युनिटी, यानी कि कोई भी आफ्टर कोई भी संक्रिया जब आप करते हैं तो ये जो चीज प्राप्त होती है वो आपके इसी कम्युनिटी में रहती है, ये इस कम्युनिटी से बाहर नहीं जाती। तो हम कहते हैं कि यहाँ संवरक नियम बन रहा है। संवरक नियम यही है, संवरक नियम या समृद्ध नियम, अर्थात समृद्ध से हम समझ सकते हैं इसको कि ये एक वृत्त है या एक हमने बाउंड्री लाइन खींच रखी है, कुछ भी कर रहे हैं तो ये संख्या इससे बाहर नहीं जाती। जैसे हमने एक बाउंड्री लाइन ले ली, एक वृत्त ले लिया, एक सीमा ले ली प्राकृत संख्याओं की, तो दो प्राकृत संख्याएं इन पे कोई संक्रिया हम करते हैं, प्राप्त संख्या अगर इसी प्राकृत संख्या में ही रह जाती है, अपनी इसी हद में रह जाती है, तो हम कहते हैं कि संवरक नियम का पालन करती है। समझ गए? तो संवरक नियम मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपका। अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं दोबारा एक बार और समझा दूंगा इसको। तो हम कोशिश करते हैं संवरक नियम पे कुछ संक्रियाएं करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या वो संख्या है जैसे आप जानते हैं कि 1 0 से शुरू हुई और ये 3 4 5 ऐसे अनंत तक है। हम ये देखेंगे कि पूर्ण संख्या पर जब हम कोई संक्रिया करते हैं तो कौन कौन सी संक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें संवरक नियम लागू होता है। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले बात करते हैं योग यानी कि एडिशन की। एडिशन की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी दो संख्या लेते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया और 2 ले लिया, इसको हमने जोड़ा, यहाँ 3 आया, यहाँ हमने 5 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, इन दोनों को जोड़ा, यहाँ 13 आया। आप इस तरह की और भी संक्रियाएं कर सकते हैं। और यहाँ जो नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि आपने 1 और 2 को आपस में जोड़ा, 3 आया, 5 और 8 को जोड़ा, 13 आया। अब आप जब ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि हमने दो संख्याएं ली जो एक ही कम्युनिटी से थी, यानी एक ही समूह से थी, और ये जो आपका संक्रिया के बाद जो तीसरी संख्या प्राप्त हुई वो भी इसी कम्युनिटी की थी। 1 और 2 दोनों ही आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, और जो 3 आपको प्राप्त होता है वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक इसी प्रकार यहाँ कहीं 5 और 8 भी आपका पूर्ण संख्या होता है, और जब इसका योग करते हैं आप तो 13 प्राप्त होता है, 13 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब हम पूर्ण संख्या के योग की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याएं, जब दो पूर्ण संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो ये संवरक नियम का पालन करती हैं। अर्थात जो आपका योग आता है वो कभी भी आपके इस कम्युनिटी से, पर्टिकुलर उस कम्युनिटी से जिससे वो पहले की 2 या 3 या 5 संख्याएं हैं जिन पर हम संक्रिया कर रहे हैं, वो प्राप्त संख्या उन संख्याओं की कम्युनिटी से बाहर नहीं जाती, वो उसी कम्युनिटी में रह जाती है। हम कह रहे हैं कि संवरक नियम का पालन कर रही है। अर्थात आप दिमाग में बिठा लेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के समय संवरक नियम का पालन करती हैं। इसी तरह आप घटाव के लिए भी देख लेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए भी देख लेंगे। 3 माइनस 2 कर दिया मैंने, पूर्ण संख्या की बात की, 1 हो गया, 2 माइनस 1 कर दिया, 1 हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दो संख्याएं जो हैं वो दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, और इनका सब्सट्रैक्शन भी आपका पूर्ण संख्या आता है। ये जो दो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं, इनका सब्सट्रैक्शन आपका पूर्ण संख्या ही आता है। लेकिन अगर एक इसको देख के हम सिर्फ इन दो उदाहरणों के बल पे ये कभी भी नहीं कह सकते कि पूर्ण संख्याओं के घटाव में भी संवरक नियम लागू होता है, क्योंकि मैं आपको एक और कुछ दिखाता हूँ। जब हम 2 एक पूर्ण संख्या और 4 एक पूर्ण संख्या, इन दोनों को घटाते हैं तो ये कुछ माइनस में 2 आ जाते हैं।
ऐसा आपने देखा होगा, पीछे की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो ये -2 की जब हम बात करेंगे, ये दो संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हैं जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम -2 की बात करते हैं तो ये पूर्ण संख्या ना होके पूर्णांक संख्या हो जाती है, अर्थात ये -2 आपका इस कम्युनिटी से बाहर चला गया। क्लियर? मतलब ये है कि जब आप पूर्ण संख्याओं के घटाव की बात करते हैं तो वहां हम ये नहीं कह सकते कि समवर्ग नियम लागू होता है, या समवर्ग नियम लागू नहीं हुआ। अब आपके समझ में समवर्ग नियम की पूरी संकल्पना बैठ गई होगी। समवर्ग नियम अर्थात किसी भी संख्या पे जब आप संक्रिया कर रहे हैं और उस संक्रिया के पश्चात जो भी संख्या आपको मिल रही है वो उसी कम्युनिटी से है जिस कम्युनिटी से संक्रिया की गई संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि ये समवर्ग नियम है। अगर इनकी कम्युनिटी चेंज हो गई तो उस समय आप कहेंगे कि ये समवर्ग नियम नहीं मानती। तो हम देखते हैं योग के बाद जब हमने यहाँ घटाव की बात की तो इसमें पूर्ण संख्याओं के घटाव में समवर्ग नियम लागू नहीं होता। अब हम बात करते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन की। जब आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहां आप पाते हैं जैसे 2 × 1 2, 6 × 8 48, 0 × 5 5। इस तरह की कोई भी संख्या जब आप करेंगे तो आप यही देखेंगे कि पूर्ण संख्या का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो या अधिक पूर्ण संख्याओं का, तो ये जो प्राप्त होती हैं संख्याएं ये पूर्ण संख्या ही होती हैं, अर्थात यहाँ भी समवर्ग नियम का पालन होता है। इसके बाद जब हम भाग की बात करेंगे तो 2/4 2/4 होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया सपोज 2, यहाँ हमने कर दिया 3/5 3/5। अब यहाँ समस्या हो जाती है। समस्या क्या? 2 से 2 भाग में 4 किया आपने, 2/4 है। मैं कहता हूँ कि ये भी 1/2 हो गया, सॉरी ये 3/5 हो गया। यानी कि यहाँ क्या हुआ कि एक भिन्नात्मक संख्या आ गई जिसको आप पूर्ण संख्या के रूप में नहीं ला पाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम भाग की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं के भाग के समय भी समवर्ग नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये एक भिन्न संख्या आ गई। और जब हम भिन्न की बात करेंगे, कोई भी भिन्नात्मक संख्या होगी उसकी बात करेंगे तो भिन्नात्मक संख्या किसमें आती है? आपकी परिमेय संख्या में आती है। ठीक है, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं पे हमने भाग की संक्रिया की और हमें जो प्राप्त हुआ वो एक परिमेय संख्या हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं या अधिक पूर्ण संख्याओं के भाग की संक्रिया के समय ये जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समवर्ग या समवृत्त नियम का पालन नहीं करती। अर्थात ये जो आपका संक्रिया के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो दैट इज आउट ऑफ दैट कम्युनिटी। सो हम यही कहेंगे कि ये जो है ये भाग की संक्रिया के समय समवर्ग नियम का पालन नहीं करती। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपकी समझ में बैठ गई होंगी। अब हम सेम संक्रिया पूर्ण संख्या हो गया पूर्णांकों पे करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं पे आप ये संक्रिया करके और खुद ही देख लेंगे कि क्या ये इन पर्टिकुलर समवर्ग नियम या क्रमविनिमय नियम या साहचर्य नियम इस तरह के किसी भी नियम का पालन करती हैं या नहीं करती, वो आप खुद ही जस्टिफाई करेंगे। इसके अलावा सेकेंड वन पूर्णांकों की बात करते हैं हम सिर्फ समवर्ग नियम के लिए, तो हम दो पूर्णांक लेते हैं, कोई भी पूर्णांक लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई ऋणात्मक धनात्मक कोई भी संख्या आप ले लेते हो, तो पूर्णांकों के समय में जब आप बात करेंगे तो दो पूर्णांकों का जोड़ जो होगा वो हमेशा एक तीसरा पूर्णांक होगा। जैसे आपने यहाँ भी ये भी तो पूर्णांक ही है, ये सारी संख्या पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो इनका जोड़ क्या हो रहा है? एक पूर्णांक संख्या होगा। तो ये इसी पे लागू हो जाएगी। घटाव की जब आप बात करेंगे तो घटाव भी क्या होगा? इसमें क्या कह रहे हो आप कि पूर्ण संख्या की जब आप बात करते हो तो आप कहते हो कि यहाँ समवर्ग नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। लेकिन जब हम पूर्णांकों की बात करेंगे तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। यानी यही संक्रिया अगर हम पूर्णांक में करें 3 - 2 = 1, 4 - 8 = -4, तो ये माइनस में आ रहा 4 भी क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है। यानी
पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की जब हम बात करेंगे तो पूर्ण संख्या के घटाव की संक्रिया के समय समवर्ग नियम लागू नहीं होता, लेकिन पूर्णांक संख्या के घटाव की संक्रिया के समय समवर्ग नियम लागू होता है। होप कि आपकी समझ में आया होगा। तीसरे की बात हम करें तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी जब हम बात करेंगे तो ये आपकी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ भी जब हम बात करेंगे तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ आपका एक अंतर होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। अब हम एक क्विक समराइज कर लेते हैं। शुरू से मैं कहूँगा आपसे नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमने अध्ययन के लिए इनको 4 भागों में बांट लिया था। पहली थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक ऐसे याद कीजिए कि जब आप किसी भी चीज को गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, वो एक प्राकृत संख्या के समूह की शुरुआत होती है, तो आप 1 से शुरू करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं इसका कोई वो नहीं होता। तो ये अनंत तक हम मान सकते हैं कि संख्या अगर 1 से शुरू कर अनंत तक जाती है तो हम कहते हैं प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में आपने 0 अगर ऐड कर दिया तो ये पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या के बाद हम पूर्णांक की बात करेंगे। तो पूर्णांक जो होंगे वो ऋणात्मक और धनात्मक 0 यानी ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जब हमने ऋणात्मक संख्या ले ली तो ये पूर्णांक हो गया। और मजे की बात यह है कि जब हमने इन तीनों को मिक्स करके और इसमें भिन्न भी ले लिया तो ये परिमेय संख्या होगी। अर्थात जब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे तो परिमेय संख्या पूर्णांक प्लस भिन्न होंगी और पूर्णांक में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो जब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे तो परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को और मजबूती देने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, माइनस में भी अगर संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, प्लस में है तो भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या सिर्फ ये 4 लिखा हुआ है तो भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या की जो सर्वविदित परिभाषा है वो ये है कि कोई भी संख्या जिसको कि आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो जहां हर आपका 0 के बराबर ना हो। तो ये 4 या 5 या 2 जब भी हम लिखते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि इसके नीचे हमेशा एक होता है जो हम कहते हैं कि ये छुपा हुआ है, या ऐसे एक लिख भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ना। तो हमेशा इसके हर में एक छुपा होता है, हम कहे जो हमारी भाषा में कहा जाता है। तो इस तरह से इस तरह की संख्याएं 4, 5, 3, 2 जो भी हम लिखते हैं वो सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्या पे आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसकी थ्योरी आपकी समझ में आ गया तो ये आपका पहला जो चैप्टर है आपका जूनियर हाई स्कूल लेवल तक का वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा जो उस आपके सिलेबस में थोड़ी चीज़ें हैं उसमें था समवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो जैसा कि हमने देखा कि समवर्ग नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, इसमें हमने समवर्ग नियम पढ़ लिया। अब मैं आपको क्रम विनिमय नियम के बारे में बता देता हूँ। क्रम विनिमय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदलने पे भी कोई अंतर ना पड़े, अर्थात देयर इज नो डिफरेंस इफ द सीक्वेंस इज चेंज्ड। तो अगर हम किसी संख्या का पे कोई संक्रिया कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को चेंज भी कर देते हैं, फिर भी संक्रिया के पश्चात प्राप्त संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या या उसी कम्युनिटी की संख्या प्राप्त होती है जिस कम्युनिटी से हमने संक्रिया की जाने वाली संख्याएं दे रखी है, तो क्रम विनिमय। जैसे मैं कहूं कि 2 + 4, अगर हम 2 + 4 करते हैं तो ये क्या है 6। अगर मैं इसी को कहूं 4 + 2 तो क्या है 6, यानी कि आप क्या कह सकते हैं 2 + 4 = 4 + 2 कह सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं यहाँ आपने 2 पूर्ण संख्या नहीं, 2 और 4, और इस पूर्ण संख्या का जब आपने क्रम बदला यानी इस 4 को पहले कर दिया और 2 को बाद में कर दिया तो भी इनका मान समान रहा, कोई अंतर नहीं पड़ा, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये संख्या जो है तो ये संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। अर्थात हम जब इनका क्रम विनिमय करते हैं, क्रम बदल देते हैं, तो भी इनके मान पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्याएं योग के समय क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अगर हम घटाव की बात करें यहाँ पे, जैसे 2 - 1 = 1,
लेकिन 1 - 2 बराबर -1, यानी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि 2 - 1 = 1 - 2। दैट इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज ये जो आपका मान है ये दोनों चेंज हो जाते हैं, यहाँ 1 मिलता है, यहाँ -1 मिलता है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। अर्थात हम कहेंगे कि जब हम घटाव की प्रक्रिया की संक्रिया की बात करते हैं तो पूर्णांक संख्याएं घटाव की संक्रिया के समय क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर पाती, अर्थात क्रम विनिमय करते ही इनके जो मान हैं वो बदल जाते हैं। तो इसकी इसी तरह जब आप गुणा की बात करेंगे इनके किसी भी संख्या के 2 × 4 बराबर 4 × 2, बिल्कुल, क्योंकि 4 दूनी 8 और यहाँ भी 4 दूनी 8, यानी कि गुणा के समय भी जब हम कहें तो पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। जब आप भाग की बात करेंगे 2/4 = 4/2, ये कभी भी संभव नहीं है। अर्थात यहाँ पे घटाव और भाग के समय पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। तो जैसा आपके समझ में आया था, समवर्ग नियम क्या था कि दो संख्याएं हैं या अधिक संख्याएं हैं, जब उन पे कोई भी संक्रिया हम कर रहे हैं तो संक्रिया के पश्चात प्राप्त संख्या उसी कम्युनिटी से है जिस कम्युनिटी की संख्या पे हमने वो संक्रियाएं करी, तो हम कहते हैं कि ये समवर्ग नियम है। अर्थात इसने अपनी कम्युनिटी चेंज नहीं की, उसी कम्युनिटी में रह गई, तो ये समवर्ग नियम है। ठीक इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर आप दो संख्याओं पे कोई संक्रिया कर रहे हो और उस संक्रिया को आप क्रम बदल के कर रहे हो और दोनों कंडीशन में ही आपका जो मान है वो समान आता है, अर्थात क्रम बदल देने पे, उनके सीक्वेंस चेंज कर देने के बाद भी आप देखते हैं कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इनके मान में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आप कहते हैं कि ये संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही हैं। तो इस तरह पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सभी पे एक बार एक एक संख्या लेके, एक दो संख्या लेके कुछ अपने दिमाग से करके कुछ एक बार आप अपनी बुक में भी पढ़ लेंगे और एक बार खुद करके देखेंगे कि क्या पूर्णांक संख्याएं गुणा भाग, पूर्ण संख्याएं भी जो घटाव गुणा या भाग की संक्रिया के समय क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं या नहीं करती। तो अभी के लिए इतना ही, कल हम दोबारा एक बार उपस्थित होंगे और आपके साचर नियम के साथ साथ इन सभी चीज़ों को समराइज करके दोबारा मैं आपको एक बार और बता दूँ।